नमस्कार आदाब, मैं शर यासिर। स्वागत आप सभी का सियासत टीवी के हिंदी समाचार में। सबसे पहले देखते हैं हेडलाइंस। उपराष्ट्रपति चुनाव के नतीजों पर बोले खड़गे का ये विचारधारा की थी लड़ाई। उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर रिजिजू का विपक्ष पतन, कहा इंडिया गठबंधन के सांसदों का विशेष धन्यवाद। मिराज मलिक मामले में भड़के आप सांसद संजय सिंह, लोकतंत्र पर ही खड़े कर दिए सवाल। रायबरेली पहुंचे राहुल गांधी का जमकर विरोध, नारे लगे, हाईवे पर बैठे मंत्री बोले माफी मांगे कांग्रेस नेता। विधानसभा में विपक्ष की जासूसी, कांग्रेस ने किया अनूठा प्रदर्शन, जगह जासूस की टोपी पहनकर लगाए नारे। ट्रंप को नेतन्याहू ने किया डबल क्रॉस, का अमेरिका के साथी कतर पर हमला करके इजराइल ने लांघी सीमाएं। अब समाचार विस्तार से। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने उपराष्ट्रपति चुनाव में जीत हासिल करने पर सीपी राधाकृष्णन को बधाई दी और उम्मीद जताई कि वो संसदीय परंपराओं के सर्वोच्च मूल्यों को बनाए रखेंगे, विपक्ष के लिए समान स्थान और सम्मान सुनिश्चित करेंगे तथा सत्तारूढ़ दल के दबाव के सामने नहीं झुकेंगे। उन्होंने कहा कि एक चुनाव से कहीं बढ़कर था, ये विचारधारा की लड़ाई थी जिसने इस बात की पुष्टि की है कि हमारे संविधान और लोकतंत्र की रक्षा के लिए सत्तावादी प्रक्रियाओं वाली सरकारों पर अंकुश लगाया जाना चाहिए। लोकतंत्र में ये कॉमन है लड़ना, इलेक्शन फाइट करना। हमारा मेन जो मुद्दा है, टारगेट है, संविधान को बचाना, लोकतंत्र की रक्षा करना। जिस धरती पे महात्मा गांधी जी, वल्लभ भाई पटेल जैसे लोग जन्म लेकर यहाँ हमको आज़ादी दिलाई देश के लिए, ये दो व्यक्ति हमारे लिए बहुत पूजनीय है और उनके वजह से देश एक भी है और आज़ादी भी मिली। और एक दो व्यक्ति भी ऐसे हैं जो देश में संविधान को सुरक्षित नहीं रहना चाहते और लोकतंत्र को भी बचाना नहीं चाहते और संविधान को भी बचाना नहीं चाहते। जो दो लोगों ने उन्होंने जो की उसको डिस्ट्रॉय करने वाले और एक दो लोग यहीं पर हैं। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने विपक्ष पर तंज कसते हुए कहा कि उपराष्ट्रपति चुनाव में एनडीए और विपक्षी गठबंधन के मित्र सांसद एकजुट रहे, इसके लिए विपक्षी इंडी गठबंधन के सांसदों को विशेष धन्यवाद। मंगलवार को हुए उपराष्ट्रपति चुनाव में एनडीए उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन विजयी रहे। चुनावी नतीजों के बाद ऐसा अनुमान है कि विपक्षी गठबंधन के कई सांसदों ने भी एनडीए उम्मीदवार को वोट किया है, जिताया है। ये देश के लिए, हमारा संविधान के लिए, भारत का भविष्य के लिए एक अच्छा लक्षण है, क्योंकि उपराष्ट्रपति जी का चुनाव ये अपने मन से, अंतरात्मा से, फ्री एंड फेयर और सीक्रेसी में वोटिंग होता है। इसमें कोई दबाव काम नहीं करता है, टोटली सीक्रेट वोटिंग होता है। और अपोजिशन पार्टी के भी कई एमपीज ने आदरणीय सीपी राधाकृष्णन जी को जो वोट दिए हैं, इससे पता चलता है कि सारा एमपीज ने अंतरात्मा से वोट दे करके और हमारा जितना संख्या है एनडीए के, उस संख्या से भी कई ज़्यादा वोट दे करके आदरणीय सीपी राधाकृष्णन जी को जिताया है। मैं पूरे एमपीज को, पूरे एनडीए के एमपीज को और बाकी पार्टी के जितने एमपीज ने सीपी राधाकृष्णन जी को वोट दिए हैं, सबको मैं धन्यवाद देता हूँ। विपक्ष के भी कई वोट आपको मिले हैं। बहुत सारे विपक्ष के वोट भी हमारे एनडीए कैंडिडेट को जो वोट दिए हैं, ये भी बहुत अच्छा। जम्मू में आम आदमी पार्टी के विधायक मिराज मलिक पर पीएसए लगाने के मुद्दे पर जारी राजनीति के बीच आज आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह जम्मू पहुंचे। विधायक पर पीएसए लगाने के मुद्दे को लेकर उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। संजय सिंह ने कहा कि हमारा विधायक मिराज मलिक आम जनता के लिए अस्पताल मांग रहा था, उन पर पीएसए लगा दिया गया। ये यहाँ का कानून है, पीएसए लगाना गैर लोकतांत्रिक है। जम्मू कश्मीर प्रशासन चुने हुए प्रतिनिधि के साथ आतंकियों की तरह व्यवहार नहीं कर सकता है। ये एक गैर संवैधानिक और गैर लोकतांत्रिक कार्रवाई है। देखिए, पीएसए मिराज मलिक के ऊपर लगाना ये पूरी तरीके से गैर संवैधानिक है, गैर कानूनी है और मुझे लगता है कि ये कहीं ना कहीं सरकार की जो जन विरोधी मानसिकता है कि एक आदमी
अस्पताल मांग रहा था, आपने उसको पीएसए दे दिया बदले में। तो आम आदमी पार्टी के पीछे तो वैसे ही पड़े रहते हैं भाजपा के लोग, प्रधानमंत्री जी, उनकी पार्टी, और वही हो रहा है हमारे साथ। तो आज क्या प्रोग्राम अब आप करेगा? आप जाएंगे डोडा? नहीं, अभी तो हम जा रहे हैं सर्किट हाउस, अपने साथियों से, कार्यकर्ताओं से बातचीत करके आगे का निर्णय लेंगे। तो कहीं ना कहीं उन पे ये लगा रहे हैं कि बुरहान वानी को सपोर्ट कर रहे हैं, इस तरह भी बोला गया जो डॉजियर में दिया है। अरे भाई, अभी तो अस्पताल का इश्यू है ना, जो मुद्दा अभी है उस पर बातचीत कीजिए। तो किस तरह देखते हैं जो पीएसए लगा और ये डिटेन? पीएसए गलत है, पीएसए 100% गलत है। पीएसए तो आतंकवादियों की धाराएं आपने एक चुने हुए जनप्रतिनिधि पे लगा दिया, ये क्या मतलब है? तो कोर्ट में भी आप लड़ेंगे सड़क, सदन और लड़ना पड़ेगा तो सुप्रीम कोर्ट तक लड़ेंगे। पंजाब इन दिनों 1988 के बाद की सबसे भयानक बाढ़ से जूझ रहा है। हजारों परिवार उजड़ गए, लाखों एकड़ फसल बर्बाद हो गई और किसान, मजदूर, छोटे कारोबारी सबकी जिंदगी अस्त व्यस्त हो गई। इस बीच देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वे किया और राज्य के लिए 1600 करोड़ रुपए के राहत पैकेज की घोषणा की। लेकिन इस मदद को लेकर पंजाब की आम आदमी पार्टी सरकार और कांग्रेस ने तीखा हमला बोला है। कांग्रेस सांसद गुरजीत सिंह ने कहा है कि राहत पैकेज से कोई भी संतुष्ट नहीं है। पंजाब न तो राज्य सरकार से संतुष्ट है और न ही केंद्र सरकार से। हमें लगा कि प्रधानमंत्री पंजाब के साथ खड़े होंगे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया और जब उन्होंने इस राहत पैकेज की घोषणा की तो ऐसा लगा कि वो राज्य से नाराज हैं। देखिए, राहत पैकेज से कोई भी संतुष्ट नहीं है। जो आपने कहा कि वहां की सरकार संतुष्ट नहीं है, पूरा पंजाब ना तो उस सरकार से संतुष्ट है ना यूनियन गवर्नमेंट से संतुष्ट है, क्योंकि राहत पैकेज बहुत कम है। बाढ़ 1988 में भी आए थे, इतना नुकसान नहीं हुआ था, इतना डेवलप पंजाब नहीं था। अब डेवलपमेंट बहुत ज्यादा होगी, हर घर में हर मतलब रोड का नेटवर्क ज्यादा बढ़ गया है और मकान अच्छे बन गए हैं, गांव भी डेवलप हो गए हैं हर जगह ही, और फसलबाड़ी भी पूरी हो रही है। तो उस समय जब सब कुछ खत्म हो गया, उसके बनिस्बत इस समय 37 साल बाद नुकसान ज्यादा हुआ है। लेकिन हम देख रहे थे कि हमारे जो मुखिया हैं प्राइम मिनिस्टर साहब, वो दुख में खड़े होंगे, लेकिन प्राइम मिनिस्टर साहब दुख में खड़े नहीं हुए। देखिए, राहत पैकेज भी बड़ा जरूरी है, लेकिन उससे ज्यादा जरूरी होता है कि आप दुख के समय क्या उस परिवार के साथ खड़े हो। प्राइम मिनिस्टर साहब ने कोई बयान नहीं दिया, कोई ट्वीट नहीं किया, कोई मन की बात में पंजाब के लिए बात नहीं की। 15 दिन बाद चले आए, एक मतलब ठीक है, उनका ड्यूटी बनता है जाने के लिए। तो उसमें भी जब राहत पैकेज मिला तो वैसे लगा कि प्राइम मिनिस्टर साहब कहीं पंजाब के साथ गुस्सा है, और वो गुस्सा उनके दिखने को मिल रहा है। वो ठीक है, उनके नेता ना बोले, ना कह सके, वो अलग बात है, लेकिन हम तो कह सकते हैं कि वो गुस्से हैं पंजाब से बहुत बुरी तरह। गुस्सा क्यों है सर? और अगर गुस्सा होते तो क्यों? नहीं, गुस्सा है, वो तो प्राइम मिनिस्टर हैं, वो ये तो नहीं बोलेंगे कि मैं गुस्सा हूं, लेकिन आदमी के काम करने के तरीके से पता चल जाता है कि आदमी कितना दिल खोल के काम कर रहा है, कितना गुस्से से काम कर रहा है। तो वो उनका जो रवैया है, देर बाद मतलब पहली बात तो ये कि बात ही नहीं करना, पंजाब कहाँ है। अफगानिस्तान के लिए आपके पास टाइम है तो पंजाब के पास क्यों नहीं है जी? वहां कौन सा गए हैं अफगानिस्तान, लेकिन एक ट्वीट तो कर दिया उसके लिए, जो बनता है। आजकल का तरीका यही है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के जूनागढ़ दौरे पर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अमित चावड़ा ने कहा है कि अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी द्वारा संगठन सृजन अभियान गुजरात से शुरू हो गया है। इस अभियान के तहत जिला कांग्रेस अध्यक्षों की नियुक्ति की गई है। मल्लिकार्जुन खड़गे उनके लिए जूनागढ़ में आयोजित होने वाले 10 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर के उद्घाटन के लिए आ रहे हैं। राहुल गांधी भी आने वाले दिनों में वहां आएंगे। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी द्वारा संगठन सृजन अभियान की पूरे देश में शुरुआत की गई और हमें गर्व है कि उसकी शुरुआत गुजरात से की गई। और गुजरात में इसी अभियान के तहत डीसीसी प्रेसिडेंट्स की नियुक्ति हुई। उनकी प्रशिक्षण के लिए पहले 3 दिन का तालीम कैंप, प्रशिक्षण कैंप आनंद में किया गया और ये दूसरा 10 दिन का प्रशिक्षण कैंप होने जा रहा है। जूनागढ़ जो हमारी संतों की भूमि है, सौराष्ट्र गुजरात की पावन भूमि है, उस भूमि पे आज ये कैंप की शुरुआत होने जा रही है। उसके शुभारंभ के लिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे साहब आ रहे। इन सबको मार्गदर्शित करेंगे। हम सबको नई ऊर्जा उत्साह के साथ मिशन 2027 के लिए तैयार करने का ये प्रशिक्षण कैंप का उद्देश्य है। और साथ में आने वाले दिनों में राहुल जी आएंगे। पूरे देश से अलग अलग विषयों के निष्णात लोग जो है, अलग अलग क्षेत्र के जो अनुभवी लोग हैं, वो भी ये प्रशिक्षण शिविर में हमारे जिला कांग्रेस अध्यक्षों को प्रशिक्षित करेंगे।
और आने वाले समय में इलेक्शन मैनेजमेंट से लेके मीडिया, सोशल मीडिया, कम्युनिकेशन, गो टू द पीपल कार्यक्रम, कैसे मुद्दों को उठाना है, कैसे मुद्दों को लेके आगे जाना है, और गुजरात के जो स्पेसिफिक इश्यू है, अलग अलग वर्ग विस्तार के लोग हैं, उनसे संवाद होगा। उनके इश्यू को लेके आने वाले समय में कांग्रेस का जो विजन है, गुजरात और गुजरातियों को आगे ले जाने का जो विजन है, वो भी ये शिविर में पूरा डिस्कस होके एक रोड मैप के तौर पे ये शिविर के अंत में हम गुजरात के लोगों के पास जाएंगे और लोगों के इश्यू को उठाएंगे, उसके लिए लड़ेंगे और लोगों के आशीर्वाद लेंगे। भारत को सीपी राधाकृष्णन के रूप में 15वें उपराष्ट्रपति मिल गए हैं। एनडीए उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन को कुल 452 वोट मिले, जबकि विपक्षी दल इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी को 300 वोट मिले। चुनाव में हुई क्रॉस वोटिंग के जरिए इंडिया गठबंधन के साथ गद्दारी किसने की है, ये चर्चा का विषय बन गया। अब इस पर उद्धव ठाकरे गुट के सांसद संजय राउत का बयान सामने आया है। हमारे जो वोट्स थे ऑल अपोजिशन के, वो जो आंकड़ा था वो जो था वही हमें मिला है। हमको 300 वोट मिले, हमारा आंकड़ा 315 314 का था। जिस लोगों ने सुदर्शन रेड्डी जी के सामने एक आंकड़ा दिया है, ऐसे 15 वोट डिस्क्वालीफाई किए अवैध, मुझे कारण मालूम नहीं। अगर देखें तो 315 वोट हमको मिले हैं। उनके पास सत्ता है, सब कुछ है, उनके पास 40 का बहुमत पहले से था, लेकिन हमारी लड़ाई सिद्धांतिक और आइडियोलॉजिकल थी। हमने देश में एक माहौल बना दिया और सीपी राधाकृष्णन को अविरोध जो चुनना चाहते थे हमने नहीं होने दिया। भारत को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सुर लगातार नरम पड़ते जा रहे हैं। भारत पर लगातार निशाना साधने के बाद हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक महान प्रधानमंत्री और अपना दोस्त बताया था। भारत अमेरिका व्यापार वार्ता जारी रखने संबंधी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के पोस्ट और उस पर पीएम मोदी की प्रतिक्रिया पर कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने कहा है कि भारत अमेरिका संबंध सिर्फ आज से नहीं बल्कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक मजबूत नींव रखी थी। इंदिरा जी, राजीव जी, नरसिम्हा जी, मनमोहन सिंह जी और अटल बिहारी वाजपेयी जी ने उसे आगे बढ़ाया था। देखिए, मैं बहुत साफ कह रहा हूं, अमेरिका और भारत के संबंध आज के नहीं, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक मजबूत आधारशिला रखी थी, जिसे इंदिरा जी, राजीव जी, नरसिंह राव जी, मनमोहन सिंह जी और भाजपा के अटल बिहारी वाजपेयी जी ने भी निभाया। पर ये मोदी जी के आने के बाद और जो उनको शौक था ट्रंप से गलबहियां करने का, स्थापित विदेश नीति से अलग हटकर उनके चुनाव में जाके हाउडी मोदी, नमस्ते ट्रंप, अगली सरकार ट्रंप सरकार का नारा जो लगाया, उससे सारा समीकरण बदल गया। पर दोनों बड़े देश हैं, मुझे पूरा भरोसा है बहुत जल्दी दोनों के बीच में संबंध स्थापित होंगे, अच्छे संबंध होंगे, क्योंकि हमारा सी फूड का बड़ा व्यापार है, टेक्सटाइल का बड़ा व्यापार है, बहुत चीज़ों पे अमेरिका हम पे निर्भर करता है। तो मैं बहुत ही साफ शब्दों में कहना चाहता हूं, मोदी जी, इस बार मोदी और ट्रंप के बीच बात ना हो, इस बार अमेरिका और भारत के हितों की बात। नेपाल में हुए हिंसक प्रदर्शन पर कांग्रेस का बयान सामने है। कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने नेपाल में हुई हिंसा पर दुख प्रकट करते हुए इसमें साजिश की आशंका जताई है। उन्होंने कहा है कि नेपाल में जो पिछले कुछ दिनों से हुआ वो महज संयोग नहीं है। नेपाल से पहले बांग्लादेश में भी ऐसा ही हुआ था। क्या नेपाल में हुए हिंसक प्रदर्शन किसी साजिश का हिस्सा? इसकी जांच होनी बेहद ज़रूरी है। दक्षिणी एशियाई देशों को सतर्क रहने की ज़रूरत है। See what happened in Bangladesh in the July of 2024, which led to the ouster of Sheikh Hasina, and what is happening currently in Nepal, which has led to the ouster of Prime Minister KP Sharma Oli and the resignation of his government and the unfortunate death of the wife of a former Prime Minister. This is not coincident. The legitimate grievances and aspirations of especially young people who are suffering from the scourge of unemployment,
and income inequality is being systematically harnessed and weaponized for the purposes of regime change. This is exactly what happened in the Arab Spring of 2011, when in Egypt and various other countries across the greater Middle East, including Tunisia, you saw regime changes taking place under the force of people's pressure. So therefore, South Asia is passing through an extremely delicate moment, and all the South Asian nations. उत्तर प्रदेश स्थित रायबरेली से लोकसभा सांसद और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी आज अपने संसदीय क्षेत्र पहुंचे। इस दौरान भारतीय जनता पार्टी ने उनका विरोध किया। वो जिस रास्ते से अपना तय कार्यक्रम के लिए जा रहे थे, उसी हाईवे पर बीजेपी के नेता और कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। बीजेपी नेताओं ने मांग की है कि लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी बिहार में राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस के मंच से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए कहे गए अपशब्द हेतु माफी मांगे। राहुल गांधी का काफिला भी यहाँ से निकला है गोलूपुर से। नहीं, देखिए, राहुल गांधी जी ने बिहार में मोदी जी की मां को गाली दिया। यह किसी भी दशा में किसी भी बेटे के लिए जो भारत की किसी भी मां के कोख से जन्म लिया है, उसके लिए लज्जित करने वाला विषय है। राहुल गांधी जी को इस पर माफी मांगनी चाहिए। अपने गाली देने वाले कार्यकर्ताओं को कंडम करना चाहिए, उनको पार्टी से निष्कासित किया जाना चाहिए। स्वयं ही कह देते कि मैं जो हमारे कार्यकर्ताओं ने किया उसके लिए मैं लज्जित हूं, तो शायद लगता कि यह उचित है। लेकिन राहुल गांधी जी इस प्रथा को बढ़ाना चाहते हैं कि कोई भी गाली दे किसी की मां को, तो ये बर्दाश्त नहीं होगा। हम रायबरेली के लोग, हमारी भी माएँ हैं, हम इसको बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। वैसे मेरा सड़क पे आने का कोई इरादा नहीं था। हम लोग अंदर स्नातक चुनाव के तैयारी में बैठे थे। बाहर कुछ कार्यकर्ता प्रतिशोध में प्रतिरोध कर रहे थे, लेकिन पुलिस के लोगों ने उनके साथ बदसलूकी की, तो मुझे निकल करके आना पड़ के आ गए, और उसमें बीच बराव में मुझे भी सड़क पे आना पड़ा। अदरवाइज पार्टी के कार्यकर्ताओं का प्रतिशोध था, प्रतिरोध था, उनको करना चाहिए था, उन्होंने किया। लेकिन अभी राहुल गांधी के रायबरेली में तो जो एक होर्डिंग बैनर भी लगा, राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, अखिलेश यादव, विष्णु ब्रह्मा और महेश के जो लगे। नहीं, अगर इसी आचरण के कारण तो उनका कार्यकर्ता किसी की भी मां को गाली दे रहा है। जिसको अपने आप को ब्रह्मा विष्णु महेश जो अपने आप को कह लेगा, तो फिर माँ तो उसके लिए मिट्टी हो ही गई ना। हम लोग तो माँ को जननी जन्मभूमि से स्वर्गादपि गरीयसी, हम तो माँ को सर्वोत्तम मानते, माँ को भगवान मानते हैं, और वो खुद को भगवान मान बैठे हैं, तो ईश्वरी उनकी रक्षा करे। देश के उपराष्ट्रपति चुनाव में एनडीए उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन की जीत पर केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय का रिएक्शन सामने आया है। उन्होंने आज मीडिया से बात करते हुए कहा है कि हमें भारी संख्या में वोट मिले। इसके अलावा उन्होंने विपक्ष पर जोरदार निशाना साधा। राय ने कहा कि विपक्ष की ताकत केवल और केवल लड़ाई झगड़ा करने में जाती है। साथ ही आपको बता दें कि एनडीए उपराष्ट्रपति पद के लिए प्रत्याशी सीपी राधाकृष्णन को 452 वोट मिले, जो चुनाव जीत गए हैं। आरजेडी और तेजस्वी यादव, कांग्रेस और उनके घमंडिया गठबंधन का यह इतिहास रहा है कि भ्रम फैलाना, झूठ का प्रचार करना। अभी सरकार बनी नहीं है, और 15 वर्ष में जो यहाँ महागठबंधन की सरकार रही है और तेजस्वी यादव जी के माता पिता जी की सरकार रही है, उसमें तो उन्होंने कुछ किया नहीं। तो सरकार बनी नहीं है, सरकार बनने वाली भी नहीं है। लेकिन इनके लोग जाकर जो माँ बहन का फॉर्म भरवा रहे हैं, यह एक धोखा है। और लोगों को, हमारी माँ बहनों को विश्वास है, तो वह मोदी जी के विकास में, मोदी जी के सम्मान में, मोदी जी की सेवा में भरोसा है। एनडीए में और बिहार में नीतीश कुमार जी पर, तेजस्वी जी के कुछ भी कहने से लोग भ्रम में आने वाले नहीं है। लेकिन इस तरह का गरीबों को ठगने के लिए, माँ बहनों को ठगने के लिए यह जाली फॉर्म भरवाना, झूठ मूठ का भ्रम फैलाना, यह उचित बात नहीं है। जो वह कर रहे हैं वह ठीक नहीं। तो नेपाल के जो हालात है, राजस्थान विधानसभा के मानसून सत्र में विपक्ष की ओर से अतिरिक्त कैमरे लगाए जाने का मुद्दा गरमाया हुआ है।
कांग्रेस ने इसे निस्ता के हनन और जासूसी का आरोप लगाते हुए विरोध प्रदर्शन किया। आज कांग्रेस विधायकों ने एमएलए क्वार्टर से विधानसभा परिसर तक पैदल मार्च निकाला और जग्गा जासूस की टोपी पहनकर जासूसी बंद करो के नारे लगाते हुए प्रदर्शन किया। इस दौरान नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कहा कि विपक्ष की ओर से कैमरे लगाकर उनकी निजी बातें सुनने की कोशिशें की जा रही हैं, जो स्पष्ट रूप से जासूसी है। सरकार करा रही है क्योंकि सरकार की फितरत बन चुकी है। पहले मोदी जी ने भी जासूसी कराई थी और अब भजनलाल जी तो विधानसभा की विधायक दल की बैठक में ये कह के गए हैं कि जो सारे विधायक जो हैं, इन सारे विधायकों का मुझे पता है कौन क्या कर रहा है। और यहाँ तक कि ये भी कहा है मंत्रियों को भी कि तुम्हारे जो ड्राइवर है ना, वो भी जासूसी कर रहे हैं। इसका मतलब ड्राइवरों के फोन भी ये लोग टेप करा रहे हैं। अखबार के अंदर न्यूज आई है, खुद इन्होंने मीटिंग के अंदर ये कहा है। तो मैं फिर एक बार कहना चाहूंगा, भारत का संविधान अनुच्छेद 21 हमें ये आजादी देता है कि हम हमारी निजता का हनन नहीं हो। लेकिन आप सब लोगों को भी पता होगा, सत्ता पक्ष जिस प्रकार से कह रहा है कि सदन बेडरूम नहीं है, वॉशरूम नहीं है, ये तो इनकी सोच है। इनके दिमाग के अंदर जो गंदगी भरी पड़ी है वो है। लेकिन आप सबको पता है सदन के अंदर ऑलरेडी कैमरे लगे हुए हैं, सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, यूट्यूब से जुड़ा हुआ है, पूरा राजस्थान उस चीज को देखता है। लेकिन ये जो कैमरे हैं, ये हिडन कैमरे लगाए गए हैं विपक्षी जो सदस्य हैं उनकी बात सुनने के लिए। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि सदन जब चलता है, हाउस जब ऑर्डर में होता है, उस समय पूरी कार्रवाई ऑन रिकॉर्ड होती है। लेकिन जब सदन नहीं चल रहा है, उस समय अगर कोई सदस्य बात करते हैं, वो बात भी ये लोग सुनते हैं। कौन सुनना चाहता है? वहीं कतर में हमास के अधिकारियों के खिलाफ इजराइल ने हमला करके अमेरिका को सकते में डाल दिया। अमेरिका के एक साथी पर अमेरिका के दूसरे साथी ने हमला किया है और दोनों की रक्षा की जिम्मेदारी जिस अमेरिका ने अपने कंधों पर ले रखी है, उसके राष्ट्रपति को पता ही नहीं था कि उसके पीठ पीछे क्या खेल हो रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस हमले को लेकर इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू की आलोचना की, जो आमतौर पर नजर नहीं आती। उन्होंने कहा है कि इस हमले में अमेरिका की कोई भूमिका नहीं है। ट्रंप ने कहा है कि उन्हें खाड़ी देश कतर पर इजरायली हमले के बारे में पहले से कोई सूचना नहीं मिली थी। दरअसल गाजा युद्ध को समाप्त करने और बंधकों की रिहाई सुनिश्चित करने में कतर की इजराइल और हमास के बीच बातचीत में मीडिएटर की अहम भूमिका निभा रहा है। कतर की राजधानी दोहा में हमास के अधिकारी समझौता वार्ता के लिए मौजूद थे और उन्हीं पर इजराइल ने हमला किया है। वाशिंगटन की एक रेस्टोरेंट में ट्रंप ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि मैं पूरी स्थिति को देखकर रोमांचित नहीं हूँ। हम बंधकों को वापस चाहते हैं, लेकिन आज जो हुआ उससे हम रोमांचित नहीं है। दोहा पर इजराइल का हमला अमेरिका के लिए अधिक संवेदनशील हो सकता है। वजह है कि कतर न सिर्फ गाजा शांति वार्ता में अपनी भूमिका निभा रहा है, बल्कि वहाँ अमेरिका का एक विशाल एयरबेस है। इस साल ही मध्य पूर्व दौरे के दौरान कतर ने ट्रंप की मेजबानी की थी। तेल से समृद्ध कतर ने हाल ही में ट्रंप को राष्ट्रपति विमान के रूप में उपयोग करने के लिए एक लग्जरी बोइंग 7478 जेट भी दिया था। हिंदी समाचार यहीं समाप्त होता है। मुझे दें इजाजत। बाकी खबरों के लिए बने रहें सियासत टीवी के साथ।